Hi, good afternoon friends. So we are going to discuss about international relations. इंडिया के साथ में जो सबसे पहले तो मैं कवर करूंगा जो नेबर्स कंट्रीज हैं। इंडिया के साथ में जितनी नेबर्स कंट्रीज आती हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से कंट्री इमर्ज हो गया है, क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो सारी की सारी कंट्रीज तो थी नहीं, सारी की सारी क्या थे, एक किंगडम्स थे। तो एक तो वो चीज़ को बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से वो एक कंट्री बनी, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्टोरिकली क्या रिलेशन था इंडिया के साथ और इंडिया का आज क्या रिलेशन है उस कंट्री के साथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में वो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में है। तो हिस्टोरिकली हम नेपाल को देखें तो ये भी किंगडम्स में बटा हुआ था, छोटी छोटी किंगडम्स के ऊपर बटा हुआ था। तो ये नेपाल कब इमर्ज होके आता है? पहली बात, एक राजा का नाम बताऊंगा मैं, पृथ्वी नारायण शाह। सबसे फेमस जो किंग रहे हैं, नेपाल के वॉरियर रहे हैं, जिन्होंने नेपाल को इमर्ज करके किया था, ठीक है, और नेपाल को बनाया, सबको जोड़ के किंगडम्स को नेपाल को बनाया। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेटेजिकली लोकेशन देख लो इंडिया के साथ में कहाँ पे। ये आ गया आपका उत्तराखंड, ये आ गया आपका बिहार, ये आ गया आपका उत्तर प्रदेश, और ये आ गया सिक्किम, और इसके बीच में ये जो दिख रहा है ये आ गया आपका नेपाल। ठीक है जी, ये आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब पृथ्वी नारायण शाह जी जो थे, ये 1723 में पैदा हुआ, ठीक है। 1723 में ये पैदा हुआ और 1769 में जो इन्होंने वॉर की, जिसमें इन्होंने तीन को जोड़ दिया, काठमांडू को जोड़ दिया, पटन को जोड़ दिया और बड़गांव को, इन तीनों को जोड़ के नेपाल को एक ही टेरिटरी के अंदर इन्होंने बना दिया, ठीक है। और जब इन्होंने नेपाल को इमर्ज कर दिया, उस टाइम से, और इवन दैट उससे पहले भी अगर हम बात करें तो नेपाल हमेशा चाइना की तरफ ही रुख करता था, वो चाइना को ही सपोर्ट करता था, ठीक है, कि चाइना की तरफ ही हमारी सपोर्ट हमेशा से उसी की तरफ ही जाना चाहता था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि चाइना कभी भी, बीजिंग उस टाइम बीजिंग था, चाइना जो बीजिंग जो अभी कैपिटल है, वो सपोर्ट नहीं करता था नेपाल को। तो जब इंडिया को कैप्चर किया किसने, ब्रिटिशर्स ने, तो उस टाइम पे नेपाल ने चाइना को ये बोला कि कृपया करके अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जो अभी इंडिया के साथ हुआ कल को हमारे साथ ना हो। तो बीजिंग ने इस चीज के लिए मना कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ, फिर इस चीज को लेकर ना, तो काठमांडू के पास एक ही ऑप्शन बच जाता था, कलकत्ता। तो कलकत्ता की तरफ उन्होंने रुख कर दिया कि चलो जी कलकत्ता के साथ हम अपने रिलेशंस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे जो चाइना था, पृथ्वी नारायण शाह जो थे ना, वो उनका कहना था कि जो नेपाल है ना वो यम है दो रॉक्स के बीच में, ठीक है, ऊपर तिब्बत है, ठीक है, और तिब्बत के नीचे नेपाल, नेपाल के नीचे ये आ गया किंग एम्पायर, जहां पे ब्रिटिश वगैरह रूल कर रहे थे, ठीक है। तो बीच में ये एक यम है दो रॉक्स के बीच में, ठीक है। तो नेपाल का मैं मैप भी दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी नेपाल का जो मैप है ये है। तो क्या हुआ कि वहाँ उस टाइम पे पृथ्वी नारायण शाह ने इवन दैट कुछ उत्तराखंड का एरिया भी लेकर रखा हुआ था, कुछ सिक्किम का एरिया भी लेकर रखा हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे वो चाहते थे कि तिब्बत के साथ हम ट्रेड करें, क्योंकि वो ट्रेड के चक्कर में ही ज्यादा मैक्सिमम रहते थे। तो उन्होंने बोला कि तिब्बत के साथ हम ट्रेड करना। अब तिब्बत के पास पहुंचे तो पहुंचे कैसे, नीचे आ गया राजपूताना एम्पायर, ऊपर आ गया सिख एम्पायर। तो इनके साथ थोड़े से इनके रिलेशन जो ब्रिटिश के थे थोड़े अच्छे नहीं थे। राजपूताना जो था एम्पायर, ये तब भी थोड़ा बहुत जुड़ गया था, बट सिख एम्पायर जुड़ा नहीं था, तो नॉर्थ को ब्लॉक करके रखा हुआ भाई, ठीक है। अब तिब्बत के साथ ट्रेड करना तो नेपाल ही बीच में रह जाता, तो नेपाल को उन्होंने बोला कि भाई हमें जगह दो ताकि हम ट्रेड कर सकते हैं तिब्बत के साथ। तो नेपाल ने इस चीज के लिए डिसएग्री कर दिया। जब नेपाल ने इस चीज के लिए डिसएग्री कर दिया तो पहली एंग्लो नेपाल वॉर होती है ब्रिटिश और नेपाल के बीच में 1816 के अंदर। तो नेपाल उस वॉर को हार जाता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, उस टाइम पे गोरखा जो थे, गोरखा वॉरियर थे, वहां पे इतने जबरदस्त तरीके से लड़ते थे, इतनी बहादुरी तरीके से लड़े थे। और सिर्फ आज की अगर आपको बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गोरखा वॉरियर्स हैं उनको सबसे बहादुर कौम माना जाता है, सबसे खतरनाक, वो सबसे बहादुर आर्मी माना जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया के पास ही नहीं है, नेपाल के पास ही नहीं है, इवन दैट अभी भी ब्रिटिश के पास जो गोरखा सिपाही हैं वो अभी भी हैं। तो ये मैं बताऊंगा अभी कैसे किस तरह से था। तो जब ये 1816 में हार जाते हैं तो उस टाइम पे एक ट्रीटी ऑफ सगोली साइन होती है, वो क्या है वो भी आगे बताऊंगा। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। तो जब 1816 में ट्रीटी ऑफ सगोली साइन होती है, फिर चाइना के अंदर एक लड़ाई होती है,
ओपियम वॉर, फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी किसके बीच में, ब्रिटिश और चाइना के बीच में। ओपियम क्या होता है, एक नशे पदार्थ की जो जो नशे चीज़ें हैं ना, जैसे कि ये गांजा वगैरह होता है, इनकी खेती होती है, ठीक है। तो इन चाइना और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर हुई थी, फर्स्ट ओपियम वॉर, तो उसमें चाइना हार जाता है। अब जब चाइना 1839 और 42 के बीच में जो ये वॉर हुई थी, जब हार जाता ना, तो नेपाल अब आराम आराम से और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, किसकी तरफ, कलकत्ता की तरफ, इंडिया की तरफ, कि नहीं भाई ये आज हार गए, कल को भी हार जाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करने की बात करते हैं हम, तो सपोर्ट भी ये करते नहीं है, तो इससे अच्छा हम कलकत्ता के साथ ही रिलेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 1857 में जब रिवॉल्ट होता है इंडिया के अंदर, तो काठमांडू जो नेपाल था वो और डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनको ये चीज़ लग गया था कि इंडिया के अंदर आज अगर ये वॉर जो हुई है, ठीक है, इंडिपेंडेंट को लेकर, तो आज चलो जीते ही थे तकरीबन तकरीबन, थोड़ी सी कुछ गलतियों की वजह से हार गए, तो आज नहीं जीतेंगे तो कल को फिर से ये जीतेंगे, और जब भी ये जीतेंगे तो ये हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा हम इनके साथ रिलेशन बनाना ज़्यादा बेहतर है, इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो काठमांडू नेपाल है, कलकत्ता को अपना प्रोटेक्टरेट की तरह समझने लगा कि नहीं जी, कलकत्ता जो हमें एक प्रोटेक्टरेट की तरह हमारे सामने आया हुआ है, कलकत्ता के जो राजा वगैरह हैं, महाराजा वगैरह हैं, ये हमें एक प्रोटेक्टरेट की तरह सामने आते हैं, जब भी हम इनको सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं तो ये हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीजिंग और चाइना ने तो इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया था। ये इनका ऐतिहासिक पड़ाव रहा है कि किस तरह से नेपाल और इंडिया, जो नेपाल है वो किस तरह से मर्ज हुआ, और उसके ऊपर ब्रिटिश ने किस तरह से उसको हराया, ठीक है, और हरा के फिर उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, सुकड़ के रख दिया गया। अभी मैं बताऊंगा आपको ट्रीटी ऑफ सगौली के अंदर पूरा कि किस तरह से सुकड़ रह गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रीटीज की, ट्रीटीज ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली क्या थी, 1816 में ये साइन करवाई गई थी, मैंने बताया एंग्लो और नेपाल वॉर हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी वहां पे। अकॉर्डिंग इस ट्रीटी के बीच में क्या है कि जो काली रिवर है, काली रिवर के ईस्ट की तरफ सारा इंडिया का हिस्सा, सॉरी वेस्ट की तरफ इंडिया का हिस्सा, काली रिवर के ईस्ट की तरफ आ गया नेपाल का हिस्सा, कहां तक, ये सारा का सारा वेस्ट इंडिया तक, ठीक है, यानी कि सिक्किम तक ये आ गया नेपाल का हिस्सा, ठीक है। और जो इसने 2-3 उत्तराखंड का थोड़ा सा एरिया लेकर रखा था, सिक्किम के एरिया लेकर रखा था, वो ब्रिटिश ने दोबारा वापस ले लिया था, ठीक है। और काली रिवर से बोला कि काली रिवर से ईस्ट की तरफ आपका एरिया आएगा, कहां तक आएगा आपका एरिया, सिक्किम तक आएगा। अब जब इतना सा इन्होंने बोल दिया, लेकिन लड़ाई क्या है, डिस्प्यूट क्या है इंडिया और नेपाल के बीच में, डिस्प्यूट ये है कि काली रिवर की जो ओरिजिन है ना, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर लड़ाई है, ठीक है। काली रिवर के इधर उधर तो बोल दिया भाई साहब, लेकिन जो काली रिवर जहां से निकल रही है वहां पे प्रॉब्लम है कि भाई ये वाली जगह किसकी है, इधर नेपाल की है या इंडिया की है, ये एक डिस्प्यूट है, एक बात। दूसरी बात, ट्रीटी ऑफ सगौली के अंदर कुछ चीजें और भी बताई गई थी। ट्रीटी ऑफ सगौली के अंदर ये चीजें बताई गई थी कि ब्रिटिश आएगा, जब उन्होंने देखा कि यार गोरखा वॉरियर्स इतनी बहादुरी से लड़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम गोरखा वॉरियर्स को अपनी आर्मी के अंदर लेंगे, ठीक है। तो वो आज भी ब्रिटिशर्स वहां पे जाते हैं हर साल, और वहां से गोरखा वॉरियर्स को अपनी आर्मी के अंदर लेते हैं साथ में, ठीक है। ये आज भी इस तरह के जो ट्रीटी है कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या हुआ, ये तो इंडिपेंडेंट तक सारा का सारा मसला था। जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, जब इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद कैसे रिलेशंस रहे, तो 1950 में क्या हुआ कि पहले ट्रीटी साइन की गई पीस एंड फ्रेंडशिप की, जिसमें यह बोला कि इंडिया और नेपाल के जो लोग हैं बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, नेपाल का बंदा इंडिया में आके ट्रेड कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, इंडिया का नेपाल में जाके जमीन खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ओपन एक बॉर्डर की तरह रख दिया गया। यहां तक नेपाल इंडिया को अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, बट जब 1950 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत को कैप्चर कर लेती है और वहां पे वन पार्टी शासन बना देती है, तो नेपाल फिर से चाइना की तरफ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। नेपाल हमेशा से इस तरह का रहा है कि उसको बस अपना फायदा दिखता है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, जहां पे भी उसने हमेशा ना दोनों को एक वो चला के रखा हुआ है। अगर उसको लगा ना इस तरफ फायदा तो इस तरफ चलना चाहिए, इस तरफ फायदा उस तरफ चलना चाहिए, तो उस टाइम पे फिर चाइना की तरफ और सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने चाइना को, ठीक है, कि इसको काठमांडू नेपाल ने, ठीक है। उसके बाद अभी करंट सिचुएशन देखें हम, 2021 की करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो थे, उन्होंने इनोग्रेट किया था जो नई रोड बनी है मानसरोवर, ठीक है, न्यू रोड जो मानसरोवर से बनी है, इस रोड की जब इनोग्रेशन किया राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, 8 मई 2021 को, तो उसके बाद नेपाल ने एक नया मैप
नया मैप जो है उसको क्लेम किया। क्या नया मैप क्लेम किया उसने? वो जो काला पानी वाला रिवर है ना, उसको उन्होंने अपनी टेरिटरी बना दी, ठीक है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया, उसको अपने टेरिटरी में उसने डाल दिया, ठीक है। जो काला पानी रिवर है, लिप्यू लेक है, उसको अपने टेरिटरी के अंदर डाल दिया। तो एक बात। दूसरी बात, सोचने की तो ये बात आती है, सबसे पहले तो ये बात आती है कि नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है, उसने इस तरह से मैप क्यों बनाया। और दूसरी बात ये है कि रोड तो कोई रातों रात तो बनी नहीं थी, तो इंडिया ने किस तरह से इस रोड को बनाया। अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात तो जो ये एरिया है जहाँ से रोड बनी है, उस रोड वाले जगह को पिछले 60 साल से इंडिया ही जो वो एरिया है, उस टेरिटरी को पकड़े हुए हैं पिछले 60 साल से, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस देखी जाए अगर उस एरिया की, तो उस रोड की, तो दिल्ली से तिब्बत प्लेट्यू जो है, इसको सबसे क्विकेस्ट, बहुत जल्दी ये कनेक्ट करती है ये रोड, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्विक इसको करती है, ठीक है, क्विक लिंक करती है दिल्ली और तिब्बत प्लेट्यू को। तीसरी बात क्या है कि 2015 में चाइना ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि ये जो रीजन है वो इंडिया का ही है, ठीक है। ये इससे वो भी एग्री हुआ था, चाइना भी एग्री हुआ था, ठीक है। उसके बाद थाउजेंड्स पिलग्रिम्स, कई सारे हजारों पिलग्रिम्स ऐसे हैं, हजारों ऐसे यात्री जो हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉर्डर मतलब अक्रॉस द बॉर्डर विद चाइना, वो क्या करते हैं, हर साल माउंट कैलाश की तरफ जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? इस रोड की वजह से। तो ये सारा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है किसको, इंडिया अगर इस रोड को क्यों बना रहा था। और दूसरी बात, इंडिया इसको रातों रात उसने बनाया नहीं, काफी टाइम लगा होगा रोड को बनाते बनाते, फिर आज ही नेपाल इस तरह का क्यों बोल रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ओली साहब, उन ओली साहब को वहाँ पे क्या होने लगा कि जो देखो, जो अब क्या होता है कि जब पार्टी वार्टी आती है, शासन वगैरह होता है, तो उसके बाद जब उसका काफ़ी टाइम हो जाता है तो लोग उनसे काम मांगना भी स्टार्ट करते हैं। तो उनके फेलियर्स रहे थे, फेलियर्स रहने की वजह से उन्होंने क्या किया कि अब उनको एक मुद्दा ऐसा चाहिए था जिसकी वजह से पूरा का पूरा देश उनके साथ जुड़ जाता। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को उन्होंने एक ये बात मिल गई रोड वाली, तो इंडिया को उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ जी, इंडिया हमारा एरिया छीनने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कि नेशन के ऊपर तो सारा का सारा देश साथ में आ जाता है, तो नेपाल के पास और कोई मुद्दा ही नहीं रहा, और उन्होंने फिर इंडिया की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से ओली साहब को सपोर्ट मिल गई। सिंपल सी बात, और कुछ नहीं था, ठीक है, यही बात थी और कोई बात नहीं थी, ठीक है। ये सारे इंडिया और नेपाल का रिलेशन रहा है। बाकी तो इंडिया और नेपाल का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, हिस्टोरिकली भी हम देखें, और आगे भी इंडिया और नेपाल का रिलेशन बहुत अच्छा ही रहेगा, ठीक है। बस ये है कि कई कई जगहों पे थोड़ा बहुत चाइना थर्ड पार्टी वाला सिस्टम होता है ना, कि थर्ड पार्टी वो थोड़ा सा उसको बोल देता है कि हाँ ये कर वो कर, तो वो अलग बात है। बट नेपाल, जहाँ तक अभी तक की रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं, तो नेपाल कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो बाकी वो वॉर का मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये नीचे आप देख लीजिए, ये गोरखा वॉर, और जब एंग्लो नेपाल वॉर जो हुई थी, तो गोरखा जो वॉरियर्स थे कितने बहादुरी के साथ इनके साथ लड़े थे, ठीक है। और ये एक और मैप भी दिखा रहा हूँ, ये इस मैप पे आप देख लीजिए कि जब नेपाल ने तकरीबन हिस्सा लेकर रखा हुआ था इंडिया का, और फिर इंडिया ने सुकड़ के रख दिया इसको, जिस तरह से ये रखा हुआ है नेपाल का अभी जो एरिया है, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के तकरीबन अभी तक बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। बाकी मैं आपको सिंपल सी अगर डेट्स को याद करना चाहूँ तो 1723 में ये पैदा हुए थे, कौन, नारायण शाह। 1769 में उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, नेपाल को बना दिया। फिर 1816 के अंदर एंग्लो नेपाल वॉर हुई और वो जीत के, ठीक है। फिर 1839-42 के बीच में एक और वॉर होती चाइना के अंदर, जिसकी वजह से वो जो चाइना को सपोर्ट कर रहा था, वहाँ से अब कलकत्ता को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर 1857 में और रिवॉल्ट हुआ, तो उसकी वजह से और ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने कलकत्ता को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1816 में मैं आपको ट्रीटी ऑफ सगोली भी बताया, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या था। ट्रीटी ऑफ सगोली के अंदर मैंने आपको ये बताया कि वो वहाँ के गोरखा वॉरियर्स को भी ले सकते थे, ठीक है। और उन्होंने जो 3-4 हिस्सा जो नेपाल ने इंडिया का लेकर रखा था, वो भी वापस कर दिया उसको, काली रिवर से ईस्ट की तरफ जो है नेपाल का हिस्सा, नेपाल को बना दिया कि ये आपकी टेरिटरी बाउंड्री है, एक बात। दूसरी बात, 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी हुआ। ये हिस्टोरिकली मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और अभी करंट सिचुएशन 2021 वाली सिर्फ एक रोड का मसला ही है, बाकी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आगे और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, नेबर्स कंट्रीज़ को जोड़ता रहूँगा, क्योंकि बाकी अभी भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके ऊपर भी एक वीडियोस बनेंगे। बस मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि सब्सक्राइब करो या ना करो, बस ये है कि मुझे खुद का रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप तक बात पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसा कोई मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो तो मुझे अपने चैनल को फैलाना है। बस थैंक यू सो मच।